संजय कैमोर अपने YouTube चैनल द स्टडी यूनिवर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम साइंस चैप्टर 7 के बारे में पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर इन नेचर। सबसे पहले यहाँ पे हीट को समझना होगा कि हीट आखिरकार होती क्या है या ऊष्मा क्या होती है। हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में ऊष्मा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन। सूरज से आने वाली जो रोशनी है आखिरकार हमारे पास तक आती है, पहुँचती है, तो पहुँचती कैसे है। दूसरी, जब हम कहीं पे आग जलाते हैं, जब आग जल रही होती है तो हम देखते हैं कि जब हम काफ़ी दूर खड़े होते हैं तो वहाँ गर्मी का असर कम होता है। हम जैसे जैसे पास में आने लगते हैं तो उष्मा का असर तेज होने लगता है। तो आखिरकार उष्मा हमारे पास तक उसने ये जो दूरी ट्रैवल करी, ये ट्रैवल करी तो करी कैसे। वो जो दूर व्यक्ति है उसको कम तापमान, और जो पास में व्यक्ति खड़ा है उसको अधिक ताप ऐसा महसूस होता है। आखिरकार ऐसा होता क्यों? तो हीट ट्रांसफ़र की सबसे पहले मेथड समझते हैं। तो जब भी उष्मा का पलायन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसके 3 रीज़न होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 माध्यम होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर वाइज हम समझते हैं। राइट एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसमें के गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वो एलिमेंट्स है जिसका यूज़ थर्मामीटर में डॉक्टर करते हैं। उसके बाद कॉपर, वाटर और स्टील। सिकाई करने में वाटर, पानी की जो थैलियाँ होती है जिसको बर्फ़ में जमा के लोगों की सिकाई करते हैं, तो वाटर एक गुड कंडक्टर होता है। किसका? ऊष्मा का या हीट का। पुअर कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? ग्लास, क्ले और वुड। क्ले का मतलब मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, वुड, ये पुअर कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो गुड कंडक्टर हमने पढ़े और पुअर कंडक्टर पढ़े। आगे आते हैं, राइट द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हीट ट्रांसफ़र होते हैं उसकी 3 मेथड होती है। कंडक्शन, इसको हिंदी में चालन कहा जाता है। सॉलिड जो भी मटेरियल्स होते हैं जैसे स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसके अंदर जो भी सॉलिड मेटल्स होते हैं उनमें कंडक्शन होता है, मतलब चालन होता है। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेगा और सामने वाले जो भी मॉलिक्यूल होता है, जो भी परमाणु होता है, उसको हीट ट्रांसफर करता है। तो इसके लिए मीडियम होना बहुत ज़रूरी होता है कंडक्शन के लिए। कन्वेंशन, कन्वेंशन इसको हिंदी में संवहन कहते हैं, फ्लूइड में होता है, लिक्विड में। लिक्विड का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, नीचे आएगा, यहाँ से एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, आप पानी जब भी गर्म करते हो तो आपने देखा होगा कि पानी जो ऊपर की लेयर होती है वो तो गर्म हो जाती है, पर अंदर का पानी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? तो जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो उष्मा लेते हैं, उष्मा लेके ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और ये साइकिल क्रिएट होती है, ऐसा चलता रहता है। ऐसा समुद्र के अंदर भी होता है और नदियों में भी। तो हमने 3: चालन, संवहन और विकिरण। इसको कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, ये 3 मेथड होते हैं जिससे ऊष्मा का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होता है। और नेचर के अंदर भी ऐसा है। तो सूरज से आने वाली जो रोशनी हम तक पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, फिर वो आके अर्थ की सरफेस को गर्म करती है, वो कंडक्शन होता है। और जो पानी को गर्म करती है वो कन्वेक्शन होता है। आगे आते हैं, व्हाट इज़ कंडक्शन? प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉलिड मटेरियल। जब भी हीट का चालन होता है इसको चालन कहा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉलिड मटेरियल ऑफ बिटवीन ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब चीज़ें आपस में जुड़ी होती है, कॉन्टैक्ट में रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टील के एक रॉड है, यहाँ नीचे आप देख पा रहे हो, जैसे एक स्टील की यह रॉड है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे मोमबत्ती से ऊष्मा दी, तो यहाँ से क्या होगा, ये सबसे पहले यहाँ पे गर्म होगी, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, फिर धीरे 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 जो दूर के थर्मामीटर होंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। पहले यहाँ पे गर्म होगी, फिर उसके बाद में धीरे 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 उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है। आखिरकार ऐसा होता है तो होता क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं, जिससे जो मेन सोर्स ऑफ ऊष्मा का है उससे जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उसका इफेक्ट कम होने लगता है। हीट फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जिस भी प्लेस पर हीट ज़्यादा होती है उसमें वहाँ से कम टेम्परेचर की ओर जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें एक लिसातेलिए का नियम होता है। उनका कहना ये था कि जैसे एक बीकर है, एक बीकर को आपने गर्म किया, उसमें पानी को गर्म किया, तो पानी बहुत तेज़ी से ठंडा होना स्टार्ट होगा। वो ठंडा क्यों तेज़ी से होगा? क्योंकि वो अपनी उसमें आसपास के जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल होता है वो उनको दे देता है, जिससे इसके अंदर की एनर्जी बाहर के मॉलिक्यूल में
में तब्दील हो जाती है। एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, आप मेटल स्पून गेटिंग हॉट व्हेन प्लेस इन द बॉइलिंग वाटर, जैसे जब हम चम्मच डालते हैं किसी भी बॉइलिंग वाटर के अंदर तो वो भी गर्म हो जाता है। इट्स द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन प्रोसेस। आगे आते हैं, व्हाट इज कन्वेंशन। वो कंडक्शन था, ये कन्वेंशन है ऑफ हीट। कन्वेंशन इन द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड, लिक्विड और गैस। ये किस में होता है, तो फ्लूइड में होता है, लिक्विड होता है और गैस में होता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल एनर्जी को लेते हैं और लेकर फिर ऊपर की ओर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर की बात करते हैं। हमारे घर में आप सभी ने देखा होगा कि जो रोशनदान होते हैं या फिर हीट सीट फैन लगे होते हैं, वो एग्जॉस्ट फैन हमेशा ऊपर की ओर लगते हैं, कभी नीचे की ओर क्यों नहीं लगते? क्योंकि जो नीचे कमरे में हम रहते हैं, यहाँ पे एनर्जी या ऊष्मा जो हमारे द्वारा दी जाती है, तो गैस उसको एब्जॉर्व करती है और जैसे ही ऊष्मा ग्रहण करती है तो ये हमेशा कहाँ जाती है, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। एक चीज़ याद रखिए, जो हवा ठंडी होती है वो हमेशा नीचे होगी और जो गर्म हवा होगी वो हमेशा ऊपर की ओर होगी, हमेशा ऊपर की ओर होगी। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ऑन अ कोल्ड नाइट टू थिंक ब्लैंकेट आर द परफेक्ट टू अ सिंगल थिंक ब्लैंकेट, वाई। ठंडी के दिनों में एक मोटे कंबल को ओढ़ने की कंपैरिजन में दो पतले कंबल को ओढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दो पतले कंबल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स होते हैं और एयर जो होती है वो बेड कंडक्टर होती है। हवा एक बेड कंडक्टर होती है। अगर आपने एक मोटी चादर ली, उसमें आपको ठंडी लगने के चांसेस रहेंगे, पर जब आप दो चादर ओढ़ लेते हो तो आपको ठंडी कम लगती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एयर के पार्टिकल्स भरे होते हैं जो नॉन कंडक्टर का काम करते हैं। तो एयर ट्रैप बिटवीन द टू थिन blanket acts on a good insulator because air is the poor conductor of heat, reducing heat loss from the body. कभी आपने सोचा है आपको ठंडी क्यों लगती है? फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर है -5 या 10 समझ लेते हैं। तो ये जो टेम्परेचर हमारी बॉडी और बाहर के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, इसको कवर करने के लिए हमारी बॉडी हीट रिलीज़ करती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बाहर की ऊष्मा हमारी बॉडी में आती है और हमारी ऊष्मा बाहर के टेम्परेचर में आती है, जिसकी वजह से हमें ठंडी लगती है। जस्ट इसका अपोजिट गर्मी के दिनों में आता है। गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है और बाहर का टेम्परेचर है 42 या 43। तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारा टेम्परेचर कम है, तो हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करती है, पसीना निकालती है, जिससे हमारा टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। इसीलिए हमें ठंडी या गर्मी लगती है। अब आगे आते हैं, एक्सप्लेन द रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन का नाम आप सभी ने कई बार सुना होगा, विकिरण। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सूरज है, सूरज से रोशनी जो पृथ्वी तक आती है, क्या आप बता सकते हैं कि सूरज से जो प्रकाश है पृथ्वी तक आता है उसको आने में कितना टाइम लगता है? तो उसका टाइम होता है 8 मिनट 20 सेकंड। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर के समथिंग दूर है, वहाँ से प्रकाश को ट्रैवल करने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एग्जाम्पल सनलाइट। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, जबकि जो कन्वेंशन होता है और कंडक्शन होता है, दोनों के लिए मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, पर रेडिएशन में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह नोटिस को याद रखिएगा आप। व्हाट इज लैंड एंड सी ब्रीज? सी ब्रीज, अ ब्रीज इज़ अ कूल विंड दैट फ्लो फ्रॉम अ सी। इसको समझिए। जो समुद्री इलाके होते हैं, जैसे भारत की हम तटरेखा की बात करें तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे समुद्र है। समुद्र से हवाएं इस तरफ को चलती है स्थल की ओर। एक समय आता है कि जो है वो स्थल से चलेगी समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। इसी को ही सी ब्रीज या लैंड ब्रीज कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पर समझिए। यहाँ पे दो बॉडी पे बात करते हैं, एक पत्थर रखा है और एक बॉडी है जहाँ पे पानी भरा है। अब दोनों पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो पहले कौन सी चीज़ गर्म होगी? तो जैसा सूरज की रोशनी पड़ रही है तो सबसे पहले पत्थर गर्म होगा, फिर उसके बाद में समुद्र का पानी गर्म होगा। पानी को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पानी देर से गर्म होना। जब पत्थर पहले से तेज़ी से गर्म होगा तो यहाँ की जो एयर है, जो हवा है, तो हवा के पार्टिकल भी तेज़ी से गर्म होंगे। जब ये गर्म होंगे तो ये धीरे से ऊपर उठेंगे,
मैंने बताया था जैसे गर्म हवा कहाँ उठती है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जो गैप बनी उसको कवर करने के लिए समुद्र से हवा कहाँ चलेगी, स्थल की ओर। जब समुद्र से हवा स्थल की ओर चलती है, सी से हवा लैंड की ओर चलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। अब ठंडी का टाइम, अब जब रात हो जाती है तो अब रात में क्या होगा, अब ये सूरज चला गया, अब रात का समय, तो रात के समय में कौन सबसे पहले ठंडी होगा, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वही चीज़ जल्दी ठंडी भी होती है। जो स्थल है, जो रेत है, जो ये पत्थर है, ये पहले ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू पानी को। पानी के अंदर हीट रहेगी, पानी ज़्यादा समय तक गर्म रह पाएगा। तो जब ये पहले ठंडा होगा और ये देर से गर्म होगा, तो जाहिर सी बात है जब ये गर्म है और ये ठंडा है, तो यहाँ से हवा कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ से जो हवा उठ के ऊपर जा रही है, तो उसको रिकवर करने के लिए यहाँ से एयर आएगी इस तरफ। तो इस तरफ अब स्थल से हवा कहाँ चल रही है, लैंड से सी की ओर। बस ये यहाँ समझे, जो लैंड से सी की ओर हवा चलती है उसको कहते हैं लैंड ब्रिज। तो जहाँ से भी हवा जिस तरफ चलेगी उसको लैंड या सी ब्रिज कहा जाता है। ये स्पेशली समुद्री इलाकों में होता है, और यहाँ जहाँ जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो चेंज होता है वो काफ़ी कम होता है। और ये हवा वहाँ पे मौसम चलाती है, हवा जो जहाज हैं उनको ट्रैवल करने में भी हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर। गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कलर के कपड़े पहनना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट हीट। जो वाइट कलर होता है, फॉर एग्जांपल आपने वाइट कलर लिया, ये वाइट कलर, फॉर एग्जांपल आपने वाइट कलर के कपड़े पहने, और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति ने ब्लैक कलर की शर्ट पहने। अब दोनों ही गर्मी में खड़े हैं 1 घंटे के लिए। आप देखोगे जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं वो, उसको काफ़ी ज़्यादा उमस होगी, गर्मी होगी, क्योंकि जो सूरज होता है, सूरज की जो रोशनी होती है, ब्लैक कलर उसको ऑब्जर्व करता है, पर जो वाइट कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। सूरज से जो आने वाली रोशनी होती है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस से दूसरी तरफ मोड़ देता है। इसलिए हमेशा गर्मियों के दिनों में वाइट या लाइट कलर पहनना चाहिए, और ठंडी के दिनों में डार्क कलर के कपड़े पहनना चाहिए। अब आगे आते हैं, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ। एज वी नो दैट कि टाइम के अकॉर्डिंग पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेवल है उस समय के हिसाब से कम होते आ रहा है। इसका रीज़न सबसे पहले वाटर साइकिल समझते हैं। वाटर साइकिल क्या होती है? हमें पता है कि बारिश होती है नॉर्मली बारिश हुई, बारिश का पानी नीचे गिरा, पहाड़ों पे गिरा, पहाड़ों से या मैदानी इलाकों से बहते बहते कहाँ इकट्ठा हुआ, आपके घर के आसपास पानी गिरता है, वो बह के रोड के थ्रू नालों में जाता है, फिर वो नाले जाके कहीं ना कहीं किसी नदी से मिलते हैं, फिर वो नदी जाके किसी बड़ी नदी में मिलती है, फिर वो बड़ी नदी बहते 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 इन द लास्ट समुद्र में गिरती है। भारत के अंदर 2 समुद्र मेजर है। जैसे भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे कैस्पियन सी है। तो जो नर्मदा नदी है अपने साथ में पानी लाके इस तरफ गिराती है। उसके अलावा जो गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, गंगा की सहायक नदी है, फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी हो गई जो यहाँ से आके यहाँ पे गिरती है। तो इस तरह की जो बाकी जो मेजर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और जो दूसरी मेजर नदी है नर्मदा, वो कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सी में जाके गिरती है। तो ऐसे ही नदी का जो पूरा पानी है बह के कहाँ पे आता है? तो समुद्र तल पे आता है। जैसे सूरज की रोशनी मिलती है तो उससे क्या बनती है? वेपर। तो वेपर ऊपर उठ के कंडेंस होती है। वेपर जब ऊपर उठती है तो एक समय के बाद ऊंचाई पे जाने के बाद में अब उसके ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है। जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आप उसमें समझोगे कि जब 20 से 25 किलोमीटर के ऊपर जब बादल जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री के समथिंग होता है। तो वहाँ पे उनका कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से बादल ठंडे होते हैं और वापस से बारिश कराते हैं। ये जो पूरी साइकिल है इसको वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूस जर्नी ऑफ द वाटर। इट्स मूव अराउंड अर्थ इन डिफरेंट स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, गैस। जो वाटर होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस अलग अलग फॉर्म में एक ट्रेवल करता है। इट्स अ नेवर एंडिंग नेचुरल लूप। लूप क्या होता है? जब कोई सी प्रोसेस कंटिन्यू लगातार होते रहती उसको लूप कहा जाता है। पावर बाय द सन एंड ग्रेविटी दैट्स प्रोवाइड ऑल लाइफ ऑन द अर्थ विथ फ्रेश वाटर। इसकी वजह से ही, ये वाटर साइकिल की वजह से ही अर्थ पे जीवन पॉसिबल है। जो जीव जंतु जितनी भी नेचुरल प्रोसेस करते हैं उसमें पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वाई ग्राउंड वाटर, व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर? इस क्वेश्चन में हम ग्राउंड वाटर को समझेंगे। वाई इट इज़ अ डिक्रीजिंग डे बाय डे। सबसे पहले ग्राउंड वाटर क्या होता है? नॉर्मल बारिश हुई,
बारिश होने के बाद में जो पानी होता है, पानी नीचे गिरता है, तो जो बारिश हुई उसका कुछ भाग बह के नदी नालों में चला जाता है, कुछ भाग अर्थ उसको ऑब्जर्व कर ले, अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व करके अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है। फॉर एग्जाम्पल किसी खेत में या तालाब में आपने देखा होगा कि पानी है, जब पानी भरा जाता है तो थोड़े समय के बाद में वो पानी धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। जब पानी नीचे जाता है तो कुछ ऐसी सॉलिड चट्टानें होती है जिसके नीचे पानी नहीं जा पाता, और ऊपर की लेयर्स होती है, इसके बीच में पानी आकर ट्रैप हो जाता है, और एक वाटर बॉडी या बहुत बड़े बड़े ग्राउंड वाटर के कैनाल से बनाते हैं, इसके अंदर ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है। ह्यूमन अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, यूज़ करने के लिए बोरिंग करवाता है, बोरिंग से छेद करके पाइप को वहाँ तक पहुँचाया जाता है, और मोटर के थ्रू इन पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो पानी स्टोर होता है उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। पर टाइम के हिसाब से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है पहले नीचे, धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा आसपास के जो बोरिंग होती है पहले 200 फीट या 300 फीट होती थी, अब उनका लेवल धीरे धीरे 400 से 500 फीट होने लगा है। ऐसा क्यों? पहले 200 फीट पे ही पानी मिल जाता था, पर अब पानी के लिए 400 फीट नीचे जाना पड़ रहा है। जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे हो रहा है, क्यों? तो ग्राउंड वाटर इज़ द फ्रेश वाटर दैट इज़ द स्टोर इनसाइड द अर्थ सरफेस। अब ये नीचे क्यों जा रहा है? एक्सेसिव पंपिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, पहले आपके आसपास आपने देखा होगा कि क्राउड नहीं था, पॉपुलेशन नहीं थी, पर जैसे समय चेंज होते आ रहा है अब क्राउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले एक घर में जहाँ 10 लोग रहते थे, अब उसी मल्टी में 50-50, 60-60 लोग रहते हैं। तो पानी के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी तेज़ी से बढ़ती है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, पुअर रिचार्ज प्लानिंग, जो बारिश का पानी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम रोड से बहते हुए नालों में निकल जाता है। अर्थ को टाइम ही नहीं मिलता कि उस पानी को वो अब्जॉर्व कर पाए और नीचे वो ग्राउंड वाटर तक पहुँच पाए। तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे पोल्यूटेड भी होते जा रहा है। जैसे किसान एक्सेस अमाउंट में पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, सॉल्ट वाटर इंसुरेशन, हजार्डस वेस्ट, आप सभी ने देखो डंपिंग ग्राउंड में इतना सारा कचरा डाल दिया जाता है। जब बारिश का पानी उसके थ्रू ही वे के नीचे नीचे ग्राउंड वाटर में आता है, तो ग्राउंड वाटर का पानी भी ख़राब हो रहा है। एक सर्वे बताता है कि इंडिया में 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का प्योर शुद्ध पानी नहीं है, जिसके लिए हर घर नल जैसी योजनाएं चलाई गई है, पर वो अभी वो स्टार्टिंग फेज़ में है, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।